गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको कार्बनिक रसायन की मूलभूत अवधारणाओं के बारे में आपको बताएंगे। इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको कार्बनिक के बारे में आपको जानना है कि कार्बनिक रसायन क्या है। कार्बनिक रसायन को बताने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों का अपना अपना मत था, जिसके अनुसार बताया गया कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं या कार्बनिक रसायन, कार्बनिक का मतलब होता है कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए यौगिक। तो इस प्रकार आप देखेंगे जो कार्बनिक रसायन है, कार्बनिक रसायन जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। इसके लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों का अपना अपना मत था, जिसके अनुसार ये बताया गया कि जो कार्बनिक पदार्थ होता है इसमें मौजूद कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन ये मिलकर विभिन्न प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा एक पदार्थ है, एक जैव पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है कार्बन के हाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की यदि बात करें तो ये होता है कार्बन के हाइड्रेट। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, कार्बन के हाइड्रेट। कार्बन के हाइड्रेट को हम सूत्र के द्वारा इसे इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं, CxH2 का होल y। यहाँ यदि हम कार्बोहाइड्रेट की संरचना लें तो इससे CxH2 लिख सकते हैं, या इसका एक उदाहरण है CxH12O6। जहाँ पर इस सूत्र के आधार पर यदि हम लिखें तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं C6H2O का होल 6। और इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यह है ग्लूकोज, जो कि कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि चाहे हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में आपने देखा कि यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है, जिसमें कार्बन की मात्रा 6, हाइड्रोजन की मात्रा 12 और ऑक्सीजन की मात्रा 6 है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट भी एक कार्बनिक यौगिक है या कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आता है। इसका मतलब है कि यदि हम कार्बनिक रसायन में देखें तो कार्बनिक रसायन वह भाग है रसायन का जिसके अंतर्गत हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने हुए यौगिकों का अध्ययन करते हैं। इसे हम दूसरे रूप में इस प्रकार भी बता सकते हैं कि जो कार्बनिक रसायन है ये हाइड्रोकार्बन से मिलकर भी बना होता है। जहां हम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिक, हाइड्रोजन व कार्बन। इसको हम इस प्रकार से दे सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण हाइड्रोकार्बन होते हैं। जैसे आप हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के हैं। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यदि हम संतृप्तता की बात करें तो संतृप्तता को देखने के लिए यदि हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, जिसमें हाइड्रोकार्बन वह यौगिक होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि जब कार्बन की जो संयोजकता होती है, कार्बन की संयोजकता
जब कार्बन की संयोजकता या कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड के द्वारा संतुष्ट होता है या एकल बंध के द्वारा संतुष्ट होता है तो उसे हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर देखा होगा कि जो कार्बन की संयोजकता है ये 4 होती है और कार्बन की संयोजकता 4 है, इसलिए इसे हम आवर्त सारणी में चौथे समूह में रखते हैं और इसमें चौथे समूह में है, इसलिए जो उसकी संयोजकता है वो 4 है और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन के द्वारा बंध बनाते हैं। तो 4 हाइड्रोजन के द्वारा बंध बना रहे हैं और यहाँ जो 4 हाइड्रोजन है उसको हम इस प्रकार से बता सकते हैं आपको। तो यहाँ पर जो कार्बन की संयोजकता है ये 4 है और यहाँ कार्बन 4 हाइड्रोजन बंध के द्वारा 4 हाइड्रोजन के साथ मिलकर 4 एकल बंध का निर्माण कर रहा है और ये बना रहा है CH4 जिसे हम कहते हैं मीथेन। तो जब कार्बन की संयोजकता 4 एकल बंध के द्वारा संतुष्ट होती है तो उसे हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सिर्फ एकल बंध होगा, तो जब एकल बंध होगा तो उसे हम कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर जब एकल बंध बनाएगा तो उसे हम कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसको हम दूसरे एग्जाम्पल या दूसरे उदाहरण के द्वारा भी बता सकते हैं आपको इस प्रकार से। यहाँ पर कार्बन के 2 परमाणु दिखाई दे रहे हैं और ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा हुआ है इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देखिए, चाहे कार्बन 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो या कितने भी संख्या में हो, यहाँ पर कार्बन के साथ जुड़े हुए जो हाइड्रोजन परमाणु होंगे वे सभी एकल बंध के द्वारा जुड़े होंगे और ये जो एकल बंध है इसे हम कहते हैं एकल सहसंयोजक बंध। एकल सहसंयोजक बंध, एकल सहसंयोजक बंध। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सहसंयोजक बंध क्या होता है। तो सहसंयोजक बंध के बारे में हम आपको बताते हैं कि सहसंयोजक बंध क्या है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा भी बता सकते हैं कि जो सहसंयोजक बंध है, जैसे मान लीजिए एक परमाणु है A और दूसरा परमाणु है यहाँ पर B। 2 परमाणु है, चाहे आप हाइड्रोजन की बात करें, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें जैसा कि यहाँ पर मौजूद है, या कार्बन और कार्बन की बात करें, किसी भी रूप में हम बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो बंध है वो एकल सहसंयोजक बंध है। तो एकल सहसंयोजक बंध का मतलब होता है जब भाग लेने वाले जो 2 परमाणु होते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया, एक A परमाणु है और दूसरा B परमाणु है। दोनों के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमने A को क्रॉस के रूप में इलेक्ट्रॉन बताया है और B को हमने यहाँ पर 0 के रूप में या 0 के रूप में बताया है। तो इनके बीच में साझेदारी होती है और साझेदारी के कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन युग्म बन जाता है। ये दोनों ही परमाणु बीच में आ जाते हैं और बीच में आने के बाद इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म। इसे इलेक्ट्रॉन युग्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जोड़े में है और जोड़े में है मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन ये मिल करके एक युग्म का निर्माण कर लेते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म। तो इस प्रकार इस इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण जो बंध बन रहा है और इस बंध को खींचने की क्षमता किसी एक में ज्यादा और दूसरे में कम होती है। तो इस प्रकार से बराबर की साझेदारी से जो बंध बनता है, 2 परमाणुओं की बराबर की साझेदारी से जो बंध बन रहा है उसे हम कहते हैं सहसंयोजक बंध। सह और संयोजक,
सहसंयोजन एक साथ संयोजन की क्रिया के द्वारा या बराबर की साझेदारी से जब बंध बनता है, चाहे वो AB के रूप में हो, चाहे इसको हम दूसरे रूप में देख सकते हैं। यदि हम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु जो कि यहाँ पर समान परमाणु है, तो समान परमाणुओं के बीच में भी सहसंयोजक बंध बनेगा। और ये बंध जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन क्रॉस के रूप में लिया है, दूसरे हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमने 0 के रूप में लिया है, लेकिन यहाँ पर जब इसका इलेक्ट्रॉन युग्म बनेगा तो इस इलेक्ट्रॉन युग्म को खींचने की क्षमता किसी में भी नहीं रहेगी, क्योंकि दोनों ही परमाणु समान हैं। तो समान परमाणु के बीच में भी सहसंयोजक बंध बन रहा है, लेकिन इस बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को खींचने की क्षमता दोनों में ही समान है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन युग्म बीच में ही रहेगा, इसलिए इसमें कोई भी आवेश नहीं आएगा। लेकिन अगर हम असमान परमाणु की बात करते हैं, ये जो असमान परमाणु है जिसमें एक A है और दूसरा B है, चाहे आप HCl की बात करें, इसके आधार पर यदि हम लें HCl, तो HCl में आप देखेंगे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो यहाँ पर आप देखिए कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे AB की परिस्थिति आपको दिखाई दे रही है, ठीक यही परिस्थिति आपको हाइड्रोजन और क्लोरीन में दिखाई दे रही है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो दोनों परमाणु हैं वो असमान है। तो असमान परमाणुओं के बीच में बंध बन रहा है और यह भी बंध क्या है, सहसंयोजक बंध है। लेकिन यहाँ पर स्थिति इसी प्रकार से है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म को खींचने की क्षमता किसी एक में ज्यादा और किसी एक में कम होती है। तो किसी एक में ज्यादा और किसी एक में कम होती है, तो जिस परमाणु में भी इस इलेक्ट्रॉन युग्म को खींचने की क्षमता अधिक होगी उस पर, जैसे मान लीजिए हम देख रहे हैं यहाँ पर, यदि इस इलेक्ट्रॉन युग्म को खींचने की क्षमता B में है तो इलेक्ट्रॉन इसकी ओर खिसक जाएगा, इसकी ओर चला जाएगा, तो यहाँ पर आंशिक ऋण आवेश आ जाएगा। और ठीक इसी तरह जिससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जिस पर आवेश कम है, तो इस पर आंशिक धन आवेश आएगा। मतलब इस इलेक्ट्रॉन युग्म को खींचने की क्षमता इस परमाणु में नहीं है, या इस परमाणु में बहुत कम है, और कम होने के कारण ये अपने इस इलेक्ट्रॉन युग्म को नहीं खींच पाता है। और पूरा जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन युग्म का दोनों ही परमाणु के द्वारा उपयोग किया जाएगा, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन युग्म को खींचने की क्षमता B परमाणु में है। तो B परमाणु में होने के कारण जो आवेश है इसकी ओर चला जाता है, इसलिए इस पर आंशिक ऋणावेश हो जाएगा और इस पर आंशिक धनावेश आ जाएगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो HCl है यहाँ पर भी वही कंडीशन है, इसलिए जो क्लोरीन का परमाणु होता है इस पर आंशिक ऋणावेश होता है और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश होता है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन में इस इलेक्ट्रॉन युग्म को खींचने की जो क्षमता होती है वो कम होती है। तो कम होने के कारण क्लोरीन में अधिक है और यह अधिक विद्युत ऋणीय तत्व होता है। तो अधिक विद्युत ऋणीय तत्व जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन युग्म को खींचने की क्षमता अधिक पाई जाती है, इसलिए इसमें आंशिक ऋणावेश होता है और दूसरे परमाणु जो कि हाइड्रोजन है इस पर आंशिक धनावेश होगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, चाहे कि हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसमें एकल बंध होता है और ये एकल बंध कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में मौजूद होता है। तो यहाँ पर ठीक वही परिस्थिति हम यहाँ पर अब इसको बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है और कार्बन और कार्बन के बीच में भी आप देखिए एकल बंध दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए समान आवेश दिखाई दे रहे हैं, यहाँ दोनों ही परमाणु समान है, लेकिन यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध है यह असमान है। कार्बन की संयोजकता जो है अधिक है, हाइड्रोजन की संयोजकता कम होती है। यदि हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है और कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो यहाँ पर कार्बन में इस इलेक्ट्रॉन युग्म को खींचने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए इसमें आंशिक ऋणावेश आ जाता है। यहाँ पर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा और यहाँ पर आंशिक धनावेश आएगा। तो हम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन में सभी में एकल सहसंयोजक बंध मौजूद होते हैं, चाहे कार्बन और कार्बन के बीच हो, चाहे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच हो। तो इस प्रकार से ये जो सहसंयोजक बंध है यह इस बात पर निर्भर करता है
कि जो 2 परमाणु भाग ले रहे हैं या 3 परमाणु भाग ले रहे हैं, उनके बीच में किस प्रकार का बंध बन रहा है। यह बंध किस प्रकार का है, जैसे मान लीजिए तो ये जो सहसंयोजक बंध होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एकल सहसंयोजक बंध, दूसरा है द्विसहसंयोजक बंध, तीसरा है त्रिसहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध नाम से ही परिलक्षित हो रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन है यहाँ सभी में एकल सहसंयोजक बंध मौजूद है। मतलब जब एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो जो बंध निर्मित होगा उसे हम कहेंगे एकल सहसंयोजक बंध। यदि यहाँ पर 2 परमाणुओं की साझेदारी हो रही, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, जैसे मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉनों की यदि साझेदारी हो रही है, कार्बन और कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 2 बंध बनेगा और जब 2 बंध बनेगा तो उसे हम कहेंगे द्विसहसंयोजक बंध। तो यहाँ पर जो द्विसहसंयोजक बंध है, यहाँ पर कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दूसरे कार्बन के भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होगा। लेकिन यहाँ पर समान परमाणु है और समान परमाणु के कारण इनके इलेक्ट्रॉन युग्म को खींचने की क्षमता दोनों में ही समान होती है। जिस प्रकार से इसको हम सहसंयोजक बंध की बात करें तो सहसंयोजक बंध यदि द्विसहसंयोजक बंध के रूप में है तो ये इस प्रकार का होगा और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये 2 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े हुए होंगे इस प्रकार से। तो इसे हम कहेंगे द्विसहसंयोजक बंध। जब 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो उसे द्विसहसंयोजक बंध कहा जाएगा। और यदि 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, जैसे मान लीजिए कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बंध दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ये जो 3 बंध है ये 3 बंध 3 इलेक्ट्रॉनों को बता रहे हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन दोनों ही कार्बन के बीच में साझेदारी के द्वारा बन रहे हैं। तो साझेदारी के द्वारा बनने के कारण यहाँ पर आप देखेंगे त्रिक सहसंयोजक बंध बन रहा है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि यहाँ पर जो सहसंयोजक बंध है ये बराबर की साझेदारी से 2 परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की जो बराबर की साझेदारी होगी उसके कारण जो बंध बन रहा है उसे हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से भी आपको बता सकते हैं कि जैसे कि यदि 2 दोस्त हैं और दोनों दोस्तों को कोई बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के लिए उनको बराबर का पैसा मिलाना पड़ेगा। और जैसे ही वो बराबर का पैसा मिला रहे हैं, जैसे मान लीजिए उन्होंने 50-50 हज़ार शेयर किया, तो इस 50-50 हज़ार शेयर करने के बाद इन दोनों को मिलाने के बाद 50-50 हज़ार को मिलाने के बाद 1 लाख हो जाएगा और इस 1 लाख का उपयोग दोनों के द्वारा किया जाएगा और जो प्रॉफिट होगा वो दोनों को मिलेगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जब बराबर की साझेदारी से कोई बंध बनता है तो उसे हम कहते हैं सहसंयोजक बंध, जो कि सहसंयोजक बंध आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो है हाइड्रोकार्बन। और ये हाइड्रोकार्बन कौन सा है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन बता सकते हैं इसको। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन की संयोजकता 4 एकल बंध के द्वारा संतुष्ट होगी, चाहे ये कार्बन 2 हो, 3 हो, 4 हो, ये 5 हो या कितनी भी संख्या में हो, प्रत्येक कार्बन से 4 एकल बंध जुड़े होंगे और ये एकल बंध होंगे सहसंयोजक बंध के। इसको आप उतार लीजिए। इसे आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट हम आपको बताते हैं आगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो सहसंयोजक बंध है ये 3 प्रकार का होता है, एकल, द्वि और त्रिसहसंयोजक बंध।
तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो हाइड्रोकार्बन है, यह हाइड्रोकार्बन यदि संतृप्त हाइड्रोकार्बन हुआ तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की जो संयोजकता है, 4 संयोजकता होती है, ये 4 सिंगल बॉन्ड के द्वारा या एकल बंध के द्वारा संतुष्ट होगी, तो उसे हम कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और ये हाइड्रोकार्बन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद है। नेक्स्ट है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि जब कार्बन हाइड्रोजन की जो संयोजकता है या कार्बन की जो संयोजकता है वो डबल बॉन्ड के द्वारा या ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा संतुष्ट हो। तो जब डबल बॉन्ड के द्वारा संतुष्ट होगी तो भी उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे, और जब ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा या त्रिबंध के द्वारा संतुष्ट होगी तो उसे भी हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जैसे कि इसको हम इस प्रकार लिखते हैं। और यदि हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, त्रिबंध की बात करें, तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ये किस प्रकार बन रहा है, इसके लिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन की जो संयोजकता है ये 4 है। तो यहाँ पर कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा। ठीक इसी तरह इस कार्बन की अपेक्षा दूसरे कार्बन में भी वैसी ही परिस्थिति होगी। यहाँ आप एक इलेक्ट्रॉन लिखिए, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा इलेक्ट्रॉन, यहाँ चौथा इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कार्बन के मौजूद है। और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन में से 2-2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के द्वारा साझेदारी करेंगे और यहाँ पर द्विबंध बनाएंगे। तो ये जो द्विबंध बन रहा है, इसका जो इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, युग्म का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो समान परमाणु है, तो समान परमाणु में कभी भी इलेक्ट्रॉन जो है किसी और भी नहीं जा पाते, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि यदि 2 पहलवानों की लड़ाई हो रही है, यदि दोनों पहलवानों का जो दम है या उनकी शक्ति है या बल है यदि समान है, तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि कोई भी नहीं जीत पाएगा, दोनों ही समान शक्ति वाले हैं। लेकिन किसी एक में ऐसा हो सकता है कि किसी एक में बल बहुत अधिक हो और दूसरे में बल बहुत कम हो। तो उस परिस्थिति में ऐसा होगा कि जैसा हम कार्बन और हाइड्रोजन के केस में देखते हैं, मान लीजिए हम कार्बन को कम बलशाली मान रहे हैं, कम बलशाली, और यदि हाइड्रोजन को हम कम बलशाली मान रहे हैं और कार्बन को अधिक बलशाली मान रहे हैं, अधिक बलशाली मान रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो हाइड्रोजन है इसका जो परमाणु क्रमांक होता है या इसकी जो संयोजकता होती है ये 1 होती है। इसकी संयोजकता 1 है, इनका आकार बड़ा होता है, इनका आकार छोटा होता है। तो ये अधिक बलशाली है, इसकी संयोजकता 4 है, इसकी संयोजकता 4 है, इसकी संयोजकता 1 है। यदि हम परमाणु क्रमांक की बात करें तो परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का 1 होता है और कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, लेकिन इसकी संयोजकता 4 होती है, क्योंकि बाह्यतम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वह उसकी संयोजकता को बताते हैं। तो हम यहाँ पर आपको बता सकते हैं कि यदि हम संयोजकता की बात करें तो संयोजकता भी हम इसी रूप में इसको हम देख सकते हैं। जैसे किसी भी परमाणु के लिए हम लें तो यहाँ पर आप देखिए कि जो कार्बन है यहाँ पर अधिक बलशाली है, इसकी संयोजकता 4 है और इसका यदि हम आकार देखें, आकार हाइड्रोजन की अपेक्षा कम होता है। यदि हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का आकार जो है बड़ा होता है और बड़ा होने के कारण यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जब बंध बनता है तो इस बंध को खींचने की क्षमता कार्बन में अधिक होती है, क्योंकि इसकी साइज छोटी है और साइज छोटी होने के कारण ये अपने इलेक्ट्रॉन को
अपनी ओर खींचता है, और खींचने के कारण यहाँ पर आप देखेंगे, मान लीजिए इसकी साइज बड़ी है, तो ये साइज बड़ी होने के कारण इसका अपने इलेक्ट्रॉन पर नियंत्रण नहीं रहता है, या अपने इलेक्ट्रॉन को ये आसानी से नहीं खींच पाता है। और जैसे ही कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो साथ में हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन इसकी ओर चला जाता है। तो इसलिए कार्बन पर आंशिक ऋण आवेश आ जाता है और हाइड्रोजन पर आंशिक धन आवेश आ जाता है। तो आंशिक धन आवेश और आंशिक ऋण आवेश ये आना इस बात को सिद्ध करता है कि कौन सा परमाणु अधिक विद्युत ऋणी है और कौन सा परमाणु कम विद्युत ऋणी है। जो परमाणु अधिक विद्युत ऋणी होगा उसमें बल अधिक होगा, या उसकी संयोजकता अधिक होगी, या हम कह सकते हैं उसका आकार छोटा होगा। जिसकी संयोजकता कम होगी या जो कम बलशाली होगा, या कह सकते हैं कि इसमें इसका जो आकार होगा वो बड़ा होगा। जब आकार बड़ा होगा तो इसमें अपने इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता कम पाई जाती है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो कार्बन की ओर शिफ्ट हो जाता है। लेकिन उस इलेक्ट्रॉन का दोनों ही परमाणु के द्वारा समान उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो संयोजकता है, यदि हम संयोजकता की बात करते हैं तो संयोजकता का मतलब होता है किसी भी परमाणु में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन। भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर सकते हैं, या फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर 2 कार्बन की बात कर रहे हैं, तो 2 कार्बन में यहाँ पर देखिए भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन यह इस साइड है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के साथ साझेदारी कर रहे हैं, और जो 2 इलेक्ट्रॉन है 2 हाइड्रोजन के द्वारा साझेदारी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रकार के हैं। तो इसको भी हम क्रॉस कर देते हैं, सॉरी यहाँ पर हम इसको इस रूप में लेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर इसकी साझेदारी हो जाएगी और साझेदारी होने से ये बंद बनेगा। तो जो भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन है, ये भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन, जैसे हम कुछ परमाणुओं के बारे में आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं यहाँ पर बेरिलियम। बेरिलियम का जो परमाणु होता है इसका परमाणु क्रमांक है 4। परमाणु क्रमांक 4 है। तो यदि हम इसको इस प्रकार से दें तो यहाँ पर जैसे ये परमाणु की संरचना है, तो यहाँ जो परमाणु है यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1s2 2s2। तो यहाँ बीच में नाभिक होता है। तो यहाँ पर देखिए ये पहला कक्ष है और ये दूसरा कक्ष है। 1s2, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जो 1s का 2 इलेक्ट्रॉन है ये अंदर का कक्ष है, नाभिक से नजदीक वाला कक्ष है। और उसके बाद जो कक्ष है इसमें आप देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो बाह्यतम कक्ष होता है, क्योंकि अंदर वाला कक्ष नॉन बॉन्डिंग कहलाता है, इसको हम बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार आप देखिए कि बेरिलियम का जो परमाणु है इसके बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार इसकी जो संयोजकता होगी, यदि हम बेरिलियम की बात करें तो जो बेरिलियम की संयोजकता है ये 2 होगी, क्योंकि बंध बनाने में भाग लेने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 है और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन है। इसलिए जो भाग लेने वाला इलेक्ट्रॉन होता है वही उसकी संयोजकता को बताता है कि वह उसकी संयोजकता होगी। यदि हम बोरॉन की बात करें तो बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p1। तो यहाँ पर 1s2 2s2 2p1 है और ये जो यहाँ पर आप देखिए अंदर का जो कक्ष है ये 1s2 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बंध बनाने में भाग नहीं लेता है। और यहाँ जो 2s2 और 2p1 है ये दूसरा कक्ष है इसका।
जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप देखिए यहाँ जो 3 इलेक्ट्रॉन है, यही 3 इलेक्ट्रॉन भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन है, मतलब बंध बनाने में भाग लेने वाला इलेक्ट्रॉन। आप इस प्रकार से भी आप इसे बता सकते हैं कि बंध बनाने में जो भी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं वही उसकी संयोजकता को बताते हैं। तो इस आधार पर आप देखिए कि जो बोरॉन का परमाणु है उसमें जो संयोजकता होगी वो 3 होगी, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्ष में, इसको हम इस प्रकार से भी बता सकते हैं कि बाह्यतम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वह भी उसके संयोजकता को बताते हैं कि वह उसकी संयोजकता होगी। तो यहाँ पर जो बाह्यतम कक्ष है वो 2s ऑर्बिटल है, 2s है, सेकंड ऑर्बिटल है, सेकंड कक्ष है। तो यहाँ पर आप देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 दिखाई दे रही है, तो 3 है मतलब इसकी संयोजकता 3 होगी। उसी प्रकार से जैसे कि हम कार्बन के बारे में आपको बता रहे हैं, हाइड्रोकार्बन के बारे में बता रहे हैं, तो कार्बन की यदि हम संयोजकता देखें तो यहाँ इसको हम इस प्रकार बता सकते हैं आपको। तो यहाँ पर आप देखिए ये चौथा नंबर हो गया, ये 5वें नंबर का परमाणु क्रमांक है, फिर है 6वें नंबर का परमाणु क्रमांक। तो यहाँ कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p2। यदि हम इसको इस प्रकार लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1s2 2s2 और 2p, इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर ये 1s है ऑर्बिटल, ये 2s ऑर्बिटल है और ये 2p है। तो 2p भी आपको पता है कि 2p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, सब ऑर्बिटल, और ये है px, py है और ये pz है। यहाँ pz तो 0 है क्योंकि उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये एक सामान्य अवस्था है, इसको हम सामान्य अवस्था कहते हैं कार्बन। इस प्रकार से यहाँ भी ये सामान्य अवस्था के रूप में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको कि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो टोटल मिलाकर यदि हम देखें, क्योंकि 1s ऑर्बिटल तो बंध बनाने में भाग नहीं लेता है, लेकिन उसके बाद के जो इलेक्ट्रॉन है जो कि 2s और 2p है, 2p, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। इसको आप छोड़ दीजिए इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 4। तो यहाँ इसकी जो संयोजकता होगी, ये संयोजकता होगी 4। इसीलिए हम कार्बन की संयोजकता 4 कहते हैं, क्योंकि 4 इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बंध बनाने में भाग लेने वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यही है, या बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर आपको 4 ही दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर कार्बन की जो संयोजकता है ये 4 होती है, जो कि बंध बनाने में भाग लेता है। यदि हम यहाँ पर कार्बन के बाद यदि हम मान लीजिए नाइट्रोजन की बात करते हैं, जो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक यहाँ पर 7 है, जो कि आवर्त सारणी में आप देख सकते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आप देखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इस प्रकार लिख सकते हैं इसे 2p3, 1s2 2s2 2p3। तो 1s2 2s2 2p3, इसको हम इस प्रकार से ऑर्बिटल के रूप में डाल सकते हैं, इस प्रकार से 1s2 2s2 और 2p, 2px 2py 2pz। तो यहाँ पर आप देखिए 3 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन आपको बताना है कि यहाँ पर एक px ऑर्बिटल में है, py ऑर्बिटल में है, pz ऑर्बिटल में है, 1s। और जहां आपको पता है कि जो 1s ऑर्बिटल होता है ये कभी भी बंध बनाने में भाग नहीं लेता है। तो 1s ऑर्बिटल बंध बनाने में भाग नहीं ले रहा है। 2s के 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p के 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 और 2 5। तो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है ये इसकी संयोजकता को बताएंगे।
लेकिन यहाँ पर इसको हम संयोजकता नहीं कहेंगे, बल्कि हम इसे क्या कहेंगे, बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन। 5 जो है यहाँ पर बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 5 है। अब चूंकि आपको पता है कि यदि हमको अष्टक पूरा करना है इस परमाणु का, क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि कोई भी जो परमाणु होता है वो जब तक अपना अष्टक पूरा ना कर ले तब तक वो अस्थायी रूप में होता है। तो इसको स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, क्योंकि स्थायित्व प्राप्त करना है मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होने चाहिए। और 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होने के लिए यहाँ पर आप देखिए 5 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिख रहे हैं, और इस 5 इलेक्ट्रॉन में यदि हमको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए जो नाइट्रोजन है इसकी संयोजकता होगी 3। नाइट्रोजन की संयोजकता आपको 3 मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर 5 और 3 इसको जोड़ने के बाद आपको 8 प्राप्त होगा, जो कि अष्टक नियम के अनुसार है। नेक्स्ट है, इसे हम और भी उदाहरण के द्वारा आपको बता सकते हैं। तो इस प्रकार देखिए जो नाइट्रोजन का परमाणु है, नाइट्रोजन के परमाणु में बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है, और 5 है इसलिए अब इसकी संयोजकता, जैसे कि हमने कार्बन में देखा कि कार्बन के परमाणु में बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन 4 है, 2 और 2 4 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन उसकी संयोजकता को बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए नाइट्रोजन के केस में क्या है, बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, लेकिन अष्टक पूरा करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इसकी संयोजकता होगी 3 ना कि 5। ठीक इसी तरह ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, और इसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p4। इस प्रकार से इसे लिखा जा सकता है। आपने देखा होगा अभी जो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताया, बहुत सारे उदाहरण हमने आपको बताया, उसके अनुसार इसे भी हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p4। पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, इसको आप 1s लिखिए, इसे आप 2s लिखिए, इसे आप 2px लिखिए, 2py और 2pz। इस प्रकार से लिखा जा सकता है इसे। तो यहाँ पर आप देखिए 2px में, यहाँ पर 2p में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। तो 2px में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन 2py में जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन 2pz में जाएगा, और जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा वो इस प्रकार से पहले वाले ऑर्बिटल में। तो इस प्रकार से हम इसको इस प्रकार नहीं लिख सकते, जैसे कि अगर आप लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं कि आपने ऐसा लिखा 2 और 2 4। तो आपका ये जो ऑर्बिटल भरने का जो तरीका है ये गलत हो जाएगा, लेकिन ये सही है, क्योंकि हमेशा जब खाली ऑर्बिटल बचे हुए होते हैं, खाली कक्षक बचे हुए होते हैं, तो जब तक उसको ना भरा जाए तब तक अगला इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे कक्ष में नहीं जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो पहला कक्ष है, पहले कक्ष में पहला इलेक्ट्रॉन आया, दूसरे कक्ष में दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, तीसरे कक्ष में तीसरा इलेक्ट्रॉन आया, और चौथे कक्ष में ना जाकर के पहले कक्ष पे चौथा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो 4 इलेक्ट्रॉन है इस प्रकार ना भर करके इसे हम इस प्रकार भरेंगे, जो कि नियम के अनुसार है, वो के नियम के अनुसार कि हमेशा इस प्रकार से हम भर्तीकरण कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो ऑक्सीजन का परमाणु है, ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक 8 है, और यहाँ हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो इस प्रकार लिखते हैं। तो यहाँ पर बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 2 धन 4। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो जो 6 इलेक्ट्रॉन है उसी आधार पर हम इसे कहेंगे बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्ष मतलब बाहरी कक्ष। तो जो बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन
यदि हम इसकी बात करें तो जो बाहर होते हैं उसे हम बाह्यतम कक्ष कहते हैं। तो बाह्यतम कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन और जोड़े हम, तो ये 8 हो जाएंगे। तो इस तरह से ये 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है 2 परमाणु के द्वारा। तो जब 2 परमाणु की साझेदारी करता है और जब 8 इलेक्ट्रॉन कर लेता है, इसलिए इसकी जो संयोजकता है वो 2 होती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि विभिन्न प्रकार के जो परमाणु हैं, जो कि आधुनिक आवर्त सारणी में आपने देखा होगा कि जो भी तत्व है उनका जो भर्तीकरण है वो उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर होता है, उनकी संयोजकता के आधार पर होता है कि परमाणु क्रमांक 1 कैसा होगा, 2 कैसा होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इस प्रकार से बहुत सारे तत्व आवर्त सारणी में आपको देखने को मिलेंगे। और ये सभी जो तत्व हैं अपनी संयोजकता के आधार पर रखे गए हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है 8 है, लेकिन इसकी संयोजकता 2 होती है, उसमें भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों के आधार पर। तो यहाँ पर भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन 2 ही होगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन टोटल 6 और 2 को मिलाकर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इस तरह से वो एक्टिव हो जाएगा या सक्रिय हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो कार्बनिक रसायन है, कार्बनिक रसायन में कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है और जो कार्बनिक यौगिक है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्व मौजूद होते हैं। ठीक है, धन्यवाद। बच्चों, यहाँ हमने आपको हाइड्रोजन और कार्बन की संयोजकता के बारे में बताया था और यहाँ हमने आपको बताया था कि हाइड्रोजन की जो संरचना होती है वो बड़ी संरचना होती है और कार्बन की संरचना छोटी होती है, ये हमने बताया था, जो कि गलत था। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो हाइड्रोजन की जो संरचना होती है वो बड़ी नहीं होती है, बल्कि कैसी होगी, छोटी होगी। क्योंकि यहाँ पर हम बड़ी संरचना को हम यहाँ पर छोटी ही बताएंगे, क्योंकि यहाँ जब हम हाइड्रोजन की संरचना देखें तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 1s1 होता है और यदि हम कार्बन की बात करें तो इसकी संरचना छोटी नहीं होती, बल्कि कैसी होती है, बड़ी होती है। और बड़ी होती है उसके साथ साथ यदि हम इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखें, क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2 ऊर्जा स्तर दिखाई दे रहे हैं। एक ऊर्जा स्तर नाभिक के नजदीक है और दूसरा स्तर उसके बाद आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नाभिक है, नाभिक के बाहर एक ऊर्जा स्तर है और ये दूसरा ऊर्जा स्तर आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये पहला ऊर्जा स्तर है और ये दूसरा ऊर्जा स्तर है, ये 1s वाला है और ये 2s और 2p का है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये एक कार्बन की बड़ी संरचना है, जिसको हमने भूलवश जो है छोटी संरचना बता दी थी, और ये हाइड्रोजन की संरचना जो कि छोटी होती है। इस प्रकार से यदि हम यहाँ पर ये नाभिक की बात कर रहे हैं तो नाभिक के बाहर केवल एक संरचना होगी। तो इस आधार पर यदि हम कंपैरिजन करें तो हाइड्रोजन की जो संरचना होती है वो छोटी होती है कार्बन की अपेक्षा। लेकिन यदि हम मीथेन का जब हम निर्माण करते हैं तो उसमें इनके बीच यदि जो बंध बन रहा है तो इस बंध को खींचने की क्षमता कार्बन में अधिक होती है, इसलिए कार्बन पर आंशिक ऋण आवेश आ जाता है और हाइड्रोजन पर आंशिक धन आवेश आ जाता है, जो कि अब ये सही रूप में आपको बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन छोटी संरचना है और कार्बन बड़ी संरचना है। थैंक यू।